नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। आज मेरा जो मैंने टोपी लगा के रखा है ये है मेरा जन्मदिन का तोहफा। आज जो हम पढ़ेंगे अपने हैप्पी वाले बर्थडे के साथ एक नए टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक में कुछ है भी नहीं है, खाली क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो परीक्षा में एकदम छप जाएगा, एकदम 100% छपेगा। तो मेरे हैप्पी बर्थडे का जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देखना कि उसमें बर्थडे है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जाकर सीधे कमेंट बॉक्स में ठोक देना हैप्पी बर्थडे सर जी। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं इस चैप्टर से, कौन से महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है किस चैप्टर से संबंधित है। ये धातु और अधातुओं से संबंधित है। ठीक है, धातु और धातु क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं। ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए। कैसी धातु को उदाहरण दीजिए? ससुरा 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नहीं है हो, ये हर एक प्रश्न है, तो एक प्रश्नों को हम देख लेते हैं। कमरे के ताप पर द्रव होती है, पहला क्वेश्चन। चाकू से किसको आसानी से काट सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन। ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक कौन होती है, तीसरा क्वेश्चन। ऊष्मा की कुचालक कौन होती है, चौथा क्वेश्चन। ये ऑप्शन नहीं है, ये सब क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का क्या करना है, आपको आंसर देना है। इंपॉर्टेंट है। टोपी वाले भैया का जिंदाबाद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। ये क्या होता है भाई? चलिए, आघातवर्धनीयता और तन्यता का क्या गुण होता है इसके बारे में लिखिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में आघातवर्धनीयता और तन्यता के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। आघातवर्धनीयता क्या होती है? जिसको पीट कर चपटा कर सकते हैं, और तन्यता का मतलब जिसको खींच कर लंबा कर सकते हैं। तो वो हो गया आघातवर्धनीयता, ये हो गया आपका तन्यता। सोडियम को किरोसिन माने मिट्टी का तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं? सोडियम को केरोसिन के मिट्टी के तेल में डुबा कर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं भाई, क्यों रखते हैं बताओ, क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि सोडियम सल्फर बड़ी रिएक्टिव होता है और क्या करता है, आसानी से रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन के संपर्क में, और जैसे रिएक्शन करेगा तो उसमें लगेगा आग। एक तो फास्फोरस भी है, आग लगता है, लेकिन ये आग लगेगा नहीं, यह पटाखे की तरह विस्फोट करता है, बहुत भयानक विस्फोट करता है। इसलिए सोडियम को हम केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। ससुरा एक आध दो जरूर वीडियो देखा था कहीं से, अरे कि केरोसिन को, सोडियम को केरोसिन के तेल में रखते हैं, तो नमक को किस में रखते हैं? तो कहते पॉलीथीन के डब्बे में रखते हैं ना जी, गोबर कहीं के। ऐसे नहीं, सोडियम जो नमक होता है वो सोडियम होता है, लेकिन उसमें क्लोरीन के साथ उसका मिश्रण बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड किसी के संपर्क में आने से कोई रिएक्शन नहीं, कोई मतलब नहीं, एक साल्ट होता है। सोडियम स्पेशली एक एलिमेंट होता है। समझे? नहीं समझे? समझ लो। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा के रखते हैं? रिएक्शन करता है और वो पटाखे की तरह विस्फोट करता है। अब क्रियाशील धातुओं को ध्यान से सुनिए, ये हमारा अति महत्वपूर्ण सवाल है। ये वाला भी अति महत्वपूर्ण है, ये वाला, ठीक है। चाकू से आसानी से किसे काटा जा सकता है? तो सोडियम ही आपका आंसर है कि सोडियम को चाकू से काटेंगे तो आसानी से कट सकता है। एक सबसे कोमल धातु माना जाता है। ऊष्मा की सबसे अच्छा चालक चांदी होती, मैंने बता के रखा है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जानबे करते हैं सबका पारा चढ़ जाता है, तो पारा क्या है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ससुर को उसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब माइनस में अगर 73 पहुँच जाएंगे तब ससुरा जमेगा, इतना उसका फ्रीजिंग पॉइंट होती है, तब उसको हम काहे के जमाएं। कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो लिक्विड अवस्था क्या होती है? पानी ही लिक्विड अवस्था है। आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दूसरा बता ही दिया। तीसरा सोडियम को केरोसिन में डुबा के क्यों रखते हैं, मैंने बता ही दिया। चौथा अति महत्वपूर्ण सवाल, एकदम जहर है। सवाल पूछ देगा कि अब क्रियाशील धातु को तनु माने किसी का नाम नहीं है, नाम भी है यहाँ पे। तनु का मतलब होता है डाइल्यूट। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? कह रहा है कि अगर धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल दिया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? आंसर होता है हाइड्रोजन गैस। ये मैंने पढ़ा दिया है। आयरन के साथ, आयरन माने लोहे के साथ
H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, आपको लिखना पड़ेगा Fe प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलेंगे फलाने ढिमका। तो फलाने ढिमका क्या है, बना के दिखाइए, हमको क्या पता है, हम तो आंसर आपको बता चुके हैं, जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए। नहीं देखो तो लोटा चला के मारा भगवानों उसल मुँह जो है चपटा हो जाएगा। आपको पढ़िए, अब पीछे वीडियो देखिए, ये सब क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर नहीं बता रहे हैं, खाली हम गाइडलाइन देंगे कि पीछे वीडियो में जाके देखिए। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आना तय है। कह रहा है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है भाई, जिंक को आयरन सल्फेट FeSO4, Zn को FeSO4 में डालेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे नो रिएक्शन, कौनो अभिक्रिया नहीं होगा, आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। आप जाके देख लीजिए, इसका भी पिछले वीडियो में है, मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। यहाँ पे देने लगेंगे ना तो ये 2 घंटे में पहुँचेगा पूरी वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जान लीजिए, ये आपका काम है कि पीछे वीडियो में जाके देखिए। सोडियम ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखिए सोडियम का ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए, सोडियम का ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि सोडियम है Na और Cl, बुझा गया, नहीं बुझाया, बूझ लीजिए। ये है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 11 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है जी, 17। तो कहने का मतलब कि सोडियम के बाहरी जो आउटर मोस्ट सेल है, देखिए 2, 8, 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और इसका होता है 2, 8, 7 होता है। कहने का मतलब कि इसमें से आसानी से एक क्या किया जा सकता है, आसानी से एक इसको दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है, क्लोरीन को एक दे सकता है। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे सकता है तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि भाई ये जो है एक बिंदु संरचना बनाएगा। तो यहाँ पे ले लीजिए Na और यहाँ पे ले लीजिए आप Cl। अब इसका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और इसका लिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर बनाइए, 2 इधर बनाइए और 1 यहाँ पे बनाइए। ये क्या करता है, इनके साथ ले लेता है, इनके साथ और लेकर आयनिक यौगिक बना देता है। इसे आयनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की साझा बन जाती है, इनके बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, NaCl बॉन्ड। तो Na-Cl हो गया, आयनिक बॉन्ड बनता है, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये चीज़ें हो गई अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। मेरा नाम झुमरुलवा वाला बाबा है, ठीक है। ज्ञान बांटेंगे, आपको ज्ञान देंगे, आप ज्ञानी बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया, बिंदु संरचना कुछ ऐसे बनेगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 और MgO का निर्माण दर्शाइए। मतलब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, जैसे ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण है, इसको संरचना के द्वारा इसी तरह से बनाना है। Na2O को बताना है और MgO को भी बताना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम जरूर इसका वीडियो बना के भेज देंगे, क्योंकि बड़ी आसान है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित नहीं है। आयन उपस्थित है मतलब कौन से ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें आयन उपस्थित होते हैं, उसके बारे में लिखना है। आयनिक यौगिकों गलनांक उच्च क्यों होता है, अति महत्वपूर्ण सवाल। आयनिक यौगिक जो आयनिक कंपाउंड, जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इनका गलनांक उच्च क्यों होता है। गलनांक का मतलब आप नमक ले लीजिए और तवा गर्म कर दीजिए, ससुर एकदम तवा एकदम लाल हो गया, लाल एकदम नीला रंग का हो गया, उस पर नमक डाल दीजिए तब वो नहीं पिघलेगा, और चीनी डाल दीजिए तुरंत पिघल जाएगा। नमक का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, वो आयनिक गलनांक क्यों होता है, क्या वजह होता है, ये आपको लिखना होगा। कौन सी धातु ऑक्सीजन से संचरित नहीं होती है, मतलब वह कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन आसानी से अवक्रिया नहीं करता है। सवाल ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से भी उसका कुछ नहीं उखड़ता है। अरे मतलब आम भाषा में बोलते हैं कुछ ना उखाड़ लेबा, उहे बात है। ऑक्सीजनवा कहता है कि हम कुछ नहीं उखाड़ पाए, वो कहता है तू सही नहीं उखाड़ पाएबा। वही बात है कि कौन सी धातु है कि वह उस ऑक्सीजन उसका कुछ नहीं उखाड़ पाता है। अति महत्वपूर्ण सवाल। ये जो सवाल रहा ये हमारे क्वेश्चन में समझिए कि
संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल रहा और ये जो है एग्जाम में छपने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। छाप लो भैया, एकदम दिमाग में ठूस लो और एग्जाम में जाके देखना, इसमें से एक ही सवाल 2 सवाल तो पक्का मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा, मिलना तय है।